11 साल के बच्चे का केस था। जब वो आपके पास पहुंचा सर्जरी के लिए, कितनी क्रिटिकल कंडीशन उसकी थी, कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपने उसे प्रोवाइड किए? बहुत ही ये क्रिटिकल था। उसको 6 महीने से साँस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अंदर ट्यूमर दबा रहता, तो उसका जो चेस्ट है ना उभरना चालू हो गया था। लेकिन पूरी दुनिया में ये पहला केस है जो आपने 11 साल के बच्चे को ऑपरेट किया। तो एक माध्यम बने हम उस बच्चे को ठीक करने के लिए। सर, अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल को लेकर लोगों में धारणाएं होती हैं कि गरीब तबके के मरीज हैं वो वहां पर जाते हो इलाज कराने के लिए। सरकारी अस्पताल में जितने आपके वो मिलेंगे ना केसेस, सब एबनॉर्मल के सरकारी में ही आते हैं, क्योंकि प्राइवेट या जो भी छोटे हॉस्पिटल रहे बड़े रहे, टर्मिनल स्टेज में सबसे पहले सरकारी, मतलब जाओ आप सरकारी, टर्मिनल हो जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है, जाओ भाई, कोई मतलब मोटिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बस मोहला मानपुर से एक मरीज आया था जिसके चेस्ट में गोली लगी थी और आपने फिर उसे ऑपरेट किया था। पेशेंट जो आया था ना, इमरजेंसी में आया था, जिसकी पल्स बीपी बिल्कुल रिकॉर्डेबल नहीं था। सबसे पहले सिटी स्कैन कराया उसको। हार्ट के चारों तरफ पूरा खून ही खून भरा था, क्योंकि गोली हार्ट के अंदर लगी थी। और इस कंडीशन में ना तुरंत सर्जरी करना जरूरी है, बिल्कुल घंटों मिनटों के अंदर, नहीं तो फिर मरीज खत्म। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आपके पास आया ऑपरेशन थिएटर में, पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ बच जाए, लेकिन कई बार होता वही है जो डेस्टिनी को मंजूर होता है। पेशेंट के जो रिश्तेदार रहते हैं वो भी बाहर हैं ऑपरेशन थिएटर के, और अंदर से फिर जब ये खबर आपको उन्हें देनी है तो कितना ज़्यादा ये टफ होता है सर एज अ डॉक्टर आपके लिए? क्योंकि हमारी 100% कोशिश रहती है कि हम सक्सेस दें, क्योंकि हर कोई हमारे पास ठीक होने आता है। उनके अभिभावक जो रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उनको लगे कि आया मतलब ठीक होके जाना चाहिए, लेकिन हम हमेशा 100% सक्सेस नहीं रहते। नहीं, भगवान भी 100% सक्सेस नहीं देते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कहते हैं कि धरती पर डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। जब इंसान को किसी से उम्मीद नहीं होती है कि किस तरह से उसकी सेहत सुधरेगी, उसका स्वास्थ्य फिर से पहले जैसा होगा, तो वो डॉक्टर के पास जाता है इस उम्मीद के साथ वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और डॉक्टर कोई चमत्कार कर देंगे। लेकिन राजधानी रायपुर के सरकारी अस्पताल, हम कह सकते हैं प्रदेश के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकाहारा में कुछ ऐसे ही चमत्कार हुए हैं, जिसके बाद जो डॉक्टर हैं उन्हें भगवान की संज्ञा तो दी ही गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी उपलब्धियां भी इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से हासिल की हैं। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं मेकाहारा से हार्ट, चेस्ट और वस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी डॉक्टर कृष्णकांत साहू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, नमस्कार। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार खबरें भी आई कि किस तरह की उपलब्धियां मेकाहारा में आपके माध्यम से हासिल हुई हैं, और शुरुआत सर उसी से करेंगे कि वो जो 11 साल के बच्चे का केस था जो कि चांपा से बिलोंग करता था, जब वो आपके पास पहुंचा सर्जरी के लिए, कितनी क्रिटिकल कंडीशन उसकी थी सर, कौन कौन से मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपने उसे प्रोवाइड किए और कैसे वो पूरा प्रोसेस आपने किया और बच्चा स्वस्थ हो पाया? बहुत ही ये क्रिटिकल था। बेसिकली ये जो 11 साल का बच्चा जो चांपा से आया था, ये इसको 6 महीने से साँस में लेने में दिक्कत हो रही थी। साथ में इसका जो छाती में भारीपन बोलता था और दर्द बोलता था, ये लगभग 6 और धीरे-धीरे बढ़ता गया, और यहाँ तक कि उसकी जो चेस्ट की साइज़ है वो भी बेडोल होना चालू हो गया, क्योंकि अंदर ट्यूमर दबा रहता, तो उसका जो चेस्ट है ना उभरना चालू हो गया था, एक तरफ़ा एसिमेट्रिकल हो गया था। तो ये जब हमारे पास आया, और वैसे ये डायरेक्ट नहीं आया, ये मतलब बहुत जगह घुमा, बहुत सारे हॉस्पिटल में गया, जहाँ कैंसर सेंटर में भी गया, और लेकिन वहाँ पे लोग डॉक्टरों ने मना कर दिया, क्योंकि ये जो जब सीटी स्कैन होने के बाद पता चला था कि इसका जो ट्यूमर है पूरा हार्ट को चपेट में ले लिया है, और क्या बोलते हैं, जो एओर्टा होता है, महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़ा, और जो आसपास के जो फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियम, इसको चपेट में ले लिया है, और वो सब उससे पता चल गया था कि सीटी स्कैन में। तो सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, बेसिकली इसीलिए कि हार्ट को ज़रा भी डैमेज हो जाती इन चीज़ों में तो सीधा मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए फिर सभी ने सलाह दी कि आप मेकाहारा के आप हार्ट, चेस्ट एंड वस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में जाएँ, वहाँ पे होता है करके। उन्होंने बड़ी उम्मीद से आए, और उनको बहुत आशा थी कि यहाँ पे सर्जरी अच्छी होती है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। 11 साल का बच्चा है, 6वीं क्लास का। तो फिर मैंने भी अपने पास आके वो सीटी स्कैन देखा मैंने। सीटी स्कैन देखने के बाद मुझे एक बारगी लगा कि यार ये तो इनऑपरेबल है बिल्कुल, है ना? क्योंकि इतने बड़े जो हार्ट को जो अपने चपेट में ले लिया है, पनवे आर्टरी को अपने चपेट में ले लिया है ना? वो ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी एक ख़्याल आया कि यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली हार्ट, चेस्ट एंड वस्कुलर,
तो हार्ट से संबंधित हम तो बाईपास और ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हमको हार्ट को कई जगह से कहीं से भी काटना पड़ता है ना? बड़े-बड़े जो धमनी वहाँ जिसकी एओर्टा की बात कर रहे हैं ना, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा रोज़ का काम है। और इसी से जुड़ा हुआ ट्यूमर भी था, तो भाई ये हमारे लिए एक एडवांसमेंट था कि हमारे पास हार्ट लंग मशीन है। तो हम चाहे तो हार्ट को रोक सकते हैं, कहाँ पे किस पोजीशन में कौन-सी जो नसें हैं वो चिपकी हुए हैं, तो उसके जगह हम रिप्लेस भी कर देंगे यदि वो ख़राब होगी तो। बस एक यही हमारे पास वो आत्मविश्वास था कि हाँ, वी आर इनफ कि हम वो मतलब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये इसी भरोसे में, लेकिन फिर भी मैंने बच्चे के पेरेंट्स को समझाया था, क्योंकि भाई ये सर्जरी आसान नहीं थी। स्टेज 3 का कैंसर था ये। स्टेज 3 मतलब वो होता है कि मत एडवांस रूप होता है ये, है ना? एक स्टेज 4 होता है जिसमें कि जगह-जगह टुकड़े शरीर भर में फैल जाते हैं, फिर उसमें सर्जरी का फ़ायदा नहीं होता। इसमें लोकली फैल जाता है। लोकल मतलब आस-पास के टिश्यू में जो कैंसर फैल जाता है उसको निकालना मुश्किल है, इसलिए स्टेज 3 बोलते हैं। तो स्टेज 3 को करना सामान्य चीज़ नहीं थी। फिर उनके माता-पिता की ऐसे उम्मीदें थी कि यार मेरा बच्चा आया मतलब ठीक ही हो जाएगा। उनको वही लगता है कि भाई डॉक्टर ने छू दिया मतलब ये तो जानते हैं कैसे भी काटना। लेकिन उस उम्मीद में खरा उतरना भी हमारे लिए एक मतलब एक वो रहता है कि माता-पिता पिता के जो भरोसा है उसको जी, कायम भी बिल्कुल। रखना है। एक उम्मीद है रहती है ना? उनको। वो क्योंकि वो नहीं जी, जानते उम्मीद को कि क्या है अंदर में, क्या है, क्या चिपका। उनका बस ये है कि डॉक्टर साहब तो हैं, कैंसर निकाल देंगे। हाँ, बस बच्चा ठीक हो जाए। और हमने उनके बच्चे माता-पिता को समझा दिया था, देखो भाई या तो 2 तरीके हैं। मतलब एक थी हमने सर्जरी में लेने का एक ही कारण था कि यदि हम इस बच्चे को नहीं लेते ऑपरेशन में, तो वैसे ही 8 महीना 10 महीना बाद वैसा ही स्वतः ही बच्चा ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा समय में हार्ट बंद हो जाती, नसें फट जाती या तो अंदर ही अंदर, वो हाँ, वो अपने आप हो जाता। और बस यही था कि हम 8 महीना समय दें कि अपने पास एक चांस लें। जी सर, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल था। तो सर उस समय कैसे इस पूरे प्रेशर को भी हैंडल किया और फिर बच्चे को भी आपने ठीक किया? बिल्कुल, बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि एक तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर भी होता है, मेंटली प्रेशर होता है कि हमको सक्सेस देना है और हमारे वो है, हमको सक्सेस देना है करके ये मेंटल प्रेशर होता है सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि उम्मीद माता-पिता की रहती है ये चीज़ें। और फिर हमने एग्ज़ीक्यूट किया इस चीज़ को कि हार्ट लंग मशीन हमने रेडी रखी, जैसे कि लग रहा था सीटी स्कैन में बिल्कुल वैसा ही निकला, उससे भी खतरनाक निकला। एक समय आया था कि मुझे लग रहा था कि उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए, बच्चा कुछ दिन और जीने दो करके। फिर मन और उसकी जंग हुई, है ना? जंग में फिर लगा कि नहीं, करते हैं। हम नहीं करेंगे तो बच्चा कहीं नहीं जाएगा और, है ना? क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएँ हैं, हार्ट लंग मशीन है, सब चीज़ है। तो फिर हमने कोशिश की और हमने वो ट्यूमर निकाल दिया। और हमने मेन चीज़ इसमें है ना, हमने नया टेक्निक का उपयोग किया। वो है, एक तो हार्ट लंग मशीन को हमने पूरा रेडी रखा, दूसरा डुअल अप्रोच टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हमने जो छाती है इसको काटते हैं। जनरली हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी होता है तो छाती को काटते हैं, जिसको स्टर्नोटॉमी बोलते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हार्ट लंग मशीन हमको फिट करना था, हार्ट को बंद करने के लिए। और दूसरा एक टेक्निक हमने चीरा लगाया था यहाँ पे चेस्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट थोरैकोटॉमी। तो जिससे हम लोग ये 2 तरीके से हम चेस्ट में घुसे, एक सामने से, एक बगल से। और इसके कारण हम पूरा हार्ट के चारों तरफ मतलब 360 डिग्री में हमने पूरा ट्यूमर निकाल लिया। मतलब एक-एक इवन 1 मिलीमीटर की भी हमने टिश्यू नहीं छोड़ी। यदि 1 मिलीमीटर भी छोड़ते हैं, तो वो ट्यूमर जाके 1 या 2 महीने में फिर से उससे भी विकराल रूप ले लेता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा ऐसा है कि हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में R0 रिसेक्शन बोलते हैं। R0 मतलब कोई आपने कुछ नहीं छोड़ा, R0 रिसेक्शन। हो गई सर्जरी, हो गई, अच्छा हो गया। और माता-पिता की उम्मीदें थी, बाहर में थे, इन लोग बिल्कुल वेट कर रहे थे, डॉक्टर साहब क्या हुआ बिल्कुल। तो बोलने तो बना कि हाँ, हमने कर दिखाया, वो चीज़ अच्छा लगा मुझे। और बच्चा 3 दिन बाद मतलब आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में 3 दिन बाद बढ़िया चलना-फिरना चालू कर दिया, है ना? और ये जनरली मतलब 3 दिन में चलना-फिरना और सेम डे में वेंटिलेटर से निकल पाना, ये भी अपने आप में वो रखता है चैलेंजिंग, क्योंकि जिसमें हमने हार्ट की जो जब ट्यूमर निकाली थी ना, तो हार्ट की झिल्ली, लेफ्ट एट्रियम में भी चोट लग गई थी, उसको लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज बोलते हैं, उसको हमको रिपेयर करना पड़ा।
और साथ में फ्रेनिक नर्व भी निकल गई थी। फ्रेनिक नर्व निकलने के कारण क्या होता है कि जो हमारे जो डायफ्राम होता है, सांस लेने वाली जो वो बीच में जो एक पेट और चेस्ट के बीच होता है, जिसको डायफ्राम बोलते हैं, वो मदद करता है। तो फ्रेनिक नर्व निकलने के बाद वो डायफ्राम काम नहीं करता बेसिकली, तो उसमें वेंटिलेटर से बच्चे जल्दी नहीं निकल पाते। लेकिन हमने पहले ही उसकी स्ट्रेटजी ले रखी थी कि क्योंकि फ्रेनिक नर्व निकल रहा है, तो हम डायफ्राम को थोड़ा सा हमने पहले से ही ऑपरेशन के समय टाइट कर दिया था। ट्यूमर के साथ साथ फिर हमने क्या था कि 3 और छोटे-छोटे ट्यूमर बिखरे हुए थे चेस्ट के अंदर, उसको भी निकाले, नहीं तो एक भी टुकड़ा वो छूटता तो फिर से वापस उसी रूप में वो आ जाता। तो यही हुआ, R0 रिसेक्शन और 3 सैटेलाइट ट्यूमर हमने बाहर निकाली, और साथ में फ्रेनिक नर्व को निकला था, तो उसको हमने डायफ्राम को भी पहले से प्लाइकेट कर दिया था, जिससे बच्चा वेंटिलेटर से जल्दी बाहर आ गया। इवन सेम डे में हमने एक्सट्यूबेट कर दिया वेंटिलेटर से। हाँ, हाँ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस चीज़ की। और बच्चा तीसरे दिन घूमना-फिरना चालू, 10 से 12 दिन में ये छुट्टी क्या हो गई। बात है! अब पूरा स्वस्थ है अभी बच्चा। बिल्कुल। अब उसके बाद इसके बाद फिर का वो आता है नया मोड़, कि जैसे ही इसके हिस्टोलॉजी पैथोलॉजी रिपोर्ट आई, तो उसमें लिखा था स्टेज 3 बी टाइप थाइमोमा, मतलब स्टेज 3 का कैंसर था, और दैट इज़ कार्सिनोमा, थाइमिक कार्सिनोमा। तो ये चीज़ मैं तो एकदम चौंका दी भाई, ये जो रिपोर्ट लगी मेरे को 18 से 20 दिन बाद लगी, हाँ, रिपोर्ट, है ना? तो फिर हमने सोचा यार इतने छोटे बच्चे को कार्सिनोमा कैसे हो गया? है ना? तो फिर हमने पूरी पैथोलॉजी में स्लाइड देखी, स्लाइड मँगाई मैडम से, हमने रिक्वेस्ट किया पैथोलॉजी के एचओडी मैडम से कि मतलब बिल्कुल सही है कि नहीं, ये स्लाइड ये है, क्योंकि ये जो जनरली जो कैंसर है वो 40 से 60 वर्ष के लोगों में होता है, बच्चों में नहीं होता, है ये ना? बहुत अ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बिल्कुल, है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही जी। रेयर, मतलब ये है, हम लोग बोलते हैं कि 100 करोड़ में 1 को और होता ये है, केस ये आपके हाथ ट्यूमर। लगा ये। हाँ, वो हमारी भी किस्मत है और बच्चे की भी किस्मत है। भगवान हमसे करवाना चाह रहे थे, हम माध्यम थे और मात्र। जब तक आप ट्रीट कर रहे थे तब तक आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं बिल्कुल, था। मेरे को हाँ, आपको लगा बस एक बस ट्यूमर है, उसे मुझे ऑपरेट करके हटाना बस है। वो भी स्टेज 3 है, मैं बस सिर्फ़ स्टेज 3 से जूझ रहा था हाँ। उधर, कि ये बच्चे को स्टेज 3 जी, कैंसर जी। है और मेरे को इसको निकालना है, मैं उधर से जूझ रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट देखा तो मेरे को बिल्कुल आश्चर्य ही नहीं हुआ कि यार कार्सिनोमा ये कैसे हो बहुत सकता है ज़्यादा छोटे से डेंजरस सॉर्ट बच्चे ऑफ को? कैंसर हम कह हाँ, सकते हैं। हाँ, डेंजरस और वेरी रेयर। तो अभी तक फिर वो रिपोर्ट आने के बाद फिर मैंने वो मेडिकल हिस्ट्री खंगालना चालू किया, मेडिकल जर्नल्स जी। पढ़े, तो उसमें मेरे को 12 साल का एक बच्चा मिला जो कहीं पे यूएस वगैरह में, यूएस या फिर चाइना का था, जिसमें कि मतलब लोवेस्ट एज 12 साल मिला, जो इसको इस टाइप का। पूरी दुनिया में मतलब 12 साल तक के बच्चों को ऑपरेट किया है, लेकिन पूरी दुनिया में ये पहला केस है जो आपने 11 साल के बच्चे को ऑपरेट किया। बिल्कुल, 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 और हमने इसके लिए ये तो जो सर रिकॉर्ड बन इंटरनेशनल सकता है जर्नल अपने होती आप है, में। उसमें हमने एक वो बना रहे हैं, इसका केस रिपोर्टिंग होती है। तो एक जब लोग चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करेंगे कि सही में आपका सही है कि नहीं है, कि वो हमारे टिश्यू वो हिस्टोपैथोलॉजी बिल्कुल रिपोर्ट देखेंगे, वेरीफाई सारी करेंगे। चीज़ देखेंगे, तब फिर उन लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। और ये हमको अच्छा भी लगा कि चलो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ हुआ। एक तो एक माध्यम बने हम उस बच्चे को ठीक करने के लिए, और एक हमारे इंस्टीट्यूट के लिए गर्व की बात रही कि ये हम कर पाएँ। और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुआ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सर अक्सर ऐसा होता है कि सरकारी अस्पताल को लेकर हाँ, हाँ। लोगों में धारणाएं होती हैं कि हो सकता है कि जो गरीब तबके के मरीज हैं वो वहां पर जाते हों हाँ, हाँ। इलाज कराने के लिए। हाँ, हाँ। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेकाहारा में आपने वहीं के ऑपरेशन थिएटर में उसे ऑपरेट करा, पूरा कैंसर निकाला, ट्यूमर हटाया, बिल तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो रिसोर्सेज हैं हाँ, हाँ। वो भी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल, मौजूद बिल्कुल, है। बिल्कुल। धारणा गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप भ्रांति है सही ये। बोल रहे हैं। मैं जी। पूरा ये बता देता हूँ, जो बच्चे का जो फिर जो हिस्टोपैथोलॉजी जो रिपोर्ट आई ना, जिसमें कैंसर बताया, कार्सिनोमा, उसके बाद फिर उसका रेडियोथेरेपी भी मेकाहारा में ही हुआ, कैंसर डिपार्टमेंट में। उसकी 25 साइकिल चली, 25 साइकिल मतलब रेडिएशन की होती है, जिसमें एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। तो लगभग 2 महीने तक चली, और उसके बाद बच्चा ना स्कूल जाना चालू कर दिया, मतलब 3 महीने बाद, और इस साल 6वीं का एग्ज़ाम भी दिया है। क्या बात है। मतलब वो खुशी हुई, और उन्होंने उसके घर वालों ने एक वीडियो भेजा था बिल्कुल ऐसा सैल्यूट करते हुए कि धन्यवाद सर करके, कि आज के आपके कारण ही वो हो रहा है करके। मैं भगवान को मैं भी थैंक यू बोला कि मैं माध्यम बना। इसलिए तो सर कहते हैं कि और भगवान का रही रूप होते बात हैं। सरकारी अस्पताल की, तो मैं ये बोलता हूँ कि सरकारी अस्पताल में जितने आपके वो मिलेंगे ना केसेस, सब एबनॉर्मल के सरकारी में ही आते हैं। एक सब तो जगह से क्योंकि रेफर सारे, होके क्योंकि आते हैं। प्राइवेट या जो भी छोटे हॉस्पिटल रहे, बड़े रहे, टर्मिनल स्टेज में सबसे पहले सरकारी, मतलब जाओ आप सरकारी, टर्मिनल हो जाते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड है, जाओ भाई, कोई मतलब मोटिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जी, जी, जी। लगता है कि यार हमारे पास, हम ऐसा केस क्यों लें। और और ये रहती है कि आसपास के पूरे एरिया, जो इवन छत्तीसगढ़ है, और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, और इधर एमपी से अनूपपुर और रीवा वगैरह से बहुत केस आते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये अच्छा लगता है, और लोगों को विश्वास है यहाँ पे। क्योंकि एक तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आयुष्मान में होता है, फ्री में होता है, पहला। दूसरा हम पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो चेस्ट सर्जरी है,
और चेस्ट से रिलेटेड मतलब थायमिक कार्सिनोमा हो गया, मेडिस्टेनल ट्यूमर हो गया, लंग कैंसर हो गया, इवन जो टीबी की जो सर्जरी करते हैं हम लोग, वो पूरे चेस्ट में लगभग 95 से 96% हमारे पास ही होते हैं पूरे प्रदेश के, है ना। वैसे ही वस्कुलर सर्जरी के केस में, वस्कुलर मतलब जो खून की नसों की जो सर्जरी होती है, मतलब पैर कट गए कभी, या फिर पैरों में, पैर की नसों में ब्लॉक आ गई, और एओर्टा एन्यूरिज्म हो गया, मतलब इसी टाइप के जो भी नसों की सर्जरी है, उसमें भी हम छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है सरकारी होने के बावजूद। और ये भी नहीं, सिर्फ नंबर 1 नहीं, लगभग 95 से 96% हमारे यहाँ ही होते हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम 100% देते हैं यहाँ पे, मतलब लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरें और कोशिश करते हैं। 100% हम कभी सक्सेस तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ही 100% नहीं है बनाने में, तो हम कौन सी चीज़ हैं। तो एक कोशिश मात्र होती है, और ये हम इस चीज़ में अपन सफल हुए तो हमको अच्छा लगता है, और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हम माध्यम हैं बिल्कुल। किसी और चीज़ के सर लिए। ये तो निश्चित तौर पर बहुत प्राउड मोमेंट भी रहा होगा आपके लिए, आपके साथ जितने भी टीम ने बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, काम बिल्कुल। किया है, स्टाफ जितने भी थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। सर ऐसा ही एक और क्रिटिकल केस आया था कि आपके पास मोहला मानपुर से एक मरीज आया था जिसके चेस्ट में गोली लगी थी अरे हाँ, और बिल्कुल आपने फिर सही उसे याद ऑपरेट दिलाया। किया था। तो सर कितना बिल्कुल, बिल्कुल। डिफिकल्ट होता है ये? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले जो पेशेंट जो आया था ना, वो बिल्कुल इमरजेंसी में आया था, मैं एकदम इमेजिन कर रहा हूँ उसको। इमरजेंसी में आया था, जिसकी पल्स बीपी बिल्कुल रिकॉर्डेबल नहीं था, है ना। और जब सीटी स्कैन वगैरह, सबसे पहले सीटी स्कैन कराया उसको, तो सीटी स्कैन और उसमें ना चेस्ट के चारों तरफ पूरा, मतलब उसमें हार्ट के चारों तरफ पूरा खून ही खून भरा था, क्योंकि गोली हार्ट के अंदर लगी थी। तो उसको हम लोग कार्डियक टेम्पोनेट का स्टेज बोलते हैं। और इस कंडीशन में ना तुरंत सर्जरी करना जरूरी है, बिल्कुल घंटों मिनटों के अंदर, नहीं तो फिर मरीज ख़त्म, है ना। और मरीज की भी किस्मत थी अच्छी कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए जिंदा। जनरली गन शॉट के बाद कोई मरीज हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता जिंदा, क्योंकि गोली लगने के बाद वहीं 1 या 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इनके भी किस्मत अच्छी रही, हमारी भी किस्मत रही कि हम फिर माध्यम बने इसको। और ये मरीज को फिर हमने सीटी स्कैन कराने के बाद अल्टीमेटली आधे घंटे के अंदर हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया था। बिल्कुल, वो मतलब लोगों को लगता होगा ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल तो चर महीने की वेटिंग लगती है, हम यहाँ पे ना 4 मिनट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, और आधे घंटे के अंदर सर्जरी चालू। क्या बात है, इतना हाँ, फास्ट! आधे घंटे की सर्जरी आरो। और पूरा हमारे जो रेजिडेंट और पूरे जो दूसरे डॉक्टर हैं, ब्लड बैंक वाले हैं, मतलब कम से कम 6 से 8 यूनिट इनको ब्लड लगा था, क्योंकि पूरा चारों का तब, मतलब जब जैसे हमने चेस्ट खोला ना, चेस्ट खोलते ही पूरा ब्लड का जो फव्वारा है ना वो निकला, क्योंकि भरा पड़ा था अंदर में, चेस्ट में और हार्ट के चारों तरफ। फिर हमने मेटिकुलसली उसको वो किया, एग्जीक्यूट किया। अ, हमने उसको हार्ट लंग मशीन की सहायता से हार्ट को बंद किया। हार्ट को बंद करने के बाद जो सबसे वो थी इसमें, क्या बोलते हैं, ट्रिकी चीज़, जो सबसे कठिन काम था, उस इतने से बुलेट को, 8x4 mm के बुलेट को खोजना। वो हार्ट के अंदर ऐसी धसी हुई थी मसल में कि दिख ही नहीं रहा था, हमको समझ नहीं आता कहाँ है। इको, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको हम लोग जनरली हार्ट की जब सर्जरी करते हैं ना, तब इको, हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। हमारा एक इकोकार्डियोग्राफी मशीन लगे ही रहती है, वो हार्ट की स्थिति दिन भर बताते रहती है कि कौन चीज़ कहाँ है, वाल्व कैसे काम कर रहा है। तो उसमें भी नहीं दिख पाया। तो हमारे पास एक ना बहुत ही एडवांस टेक्निक की वो है, डिजिटल एक्सरे मशीन। बिल्कुल वो उसी तरह जैसे आप डिजिटल कैमरे में फ़ोटो खींचते हो तुरंत देख लेना, बिल्कुल वैसे। इतनी एडवांस मशीनें सरकारी बिल्कुल, अस्पताल बिल्कुल। में आज हाँ, हैं, काम कर रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, और वो भी 2021 से ही है। क्या बात है! 5 साल हो ये गए है, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ से हमने उसमें ना कम से कम 15-16 एक्सपोज़र लिए होंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे-ऐसे करके। फिर जाके हमको समझ आया कि गोली एक राइट वेंट्रिकल में ही के दीवार में फँसी हुई है। फिर एग्ज़ैक्टली हम लोग उसी जगह में चीरा लगाए और बुलेट निकाल लिए। तो ये है, और मरीज़ बच भी गया, है ना? मरीज़ को हमने 7वें दिन डिस्चार्ज कर दिया। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही खुशी का क्षण ये था कि ऐसे मरीज़ बचे जिसको गोली लगी है। जनरली लोग नहीं बचते। है ना? एक तो जिंदा हॉस्पिटल नहीं पहुँचते, हॉस्पिटल पहुँच भी गए तो इतनी देरी हो जाती है कि सब खेल खत्म हो जाता ये है। तो बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी आप लोग के न्यूज़पेपर में अच्छा कवर हुआ था कि लोगों को पता चलता है इससे, है ना? कि आप लोग माध्यम हैं, तो और लोग इस पे विश्वास भी करते हैं। बिल्कुल सर। और सर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आपके पास आया ऑपरेशन थिएटर में, पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ बच जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कई बार होता वही है जो डेस्टिनी को मंज़ूर होता है, जैसे कि बिल्कुल, आपने कहते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। उस समय सर जो पेशेंट के जो रिश्तेदार रहते हैं वो भी बाहर हैं ऑपरेशन थिएटर के, और बिल्कुल। अंदर से फिर जब ये खबर आपको उन्हें देनी है, तो कितना ज़्यादा ये टफ़ होता है सर एज़ अ डॉक्टर आपके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारी 100% कोशिश रहती है कि हम सक्सेस दें, क्योंकि हर कोई हमारे पास ठीक होने आता है।
तो ऐसे में और उनके अभिभावक जो रहते हैं, माता-पिता रहते हैं, उनको लगे कि आया मतलब ठीक होके जाना चाहिए। लेकिन हम हमेशा 100% सक्सेस नहीं मिल नहीं पाती। रहते, नहीं। भगवान भी मैं बताया ना अभी, भगवान भी 100% सक्सेस नहीं देते, क्योंकि जो बच्चों में दिल में जो छेद होती है जन्मजात, वो कहाँ से होती है? बच्चा पैदा होता है तब से उनका हार्ट ही खराब बने रहता है। तो मैं कैसे बोल दूँ कि भगवान भी 100% है? हाँ, तो हम जब भगवान नहीं तो हम 100 नहीं, हम 100 भी से कई गुना कम रहेंगे। बस एक प्रयास मात्र है, और प्रयास हम सही दिशा में करते हैं, और बच जाए तो बहुत अच्छा लगता है हमको, और कोशिश रहती है बचे। लेकिन कई बार होता है कि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता, और कई बार ऐसा रहता है कि मरीज ही उसी कंडीशन में आता है कि जिसको बचाया नहीं जा सकता। 2 चीज़ होती है, उसका इतनी देर हो चुकी होती है कि सारा चीज़ सब खत्म हो जाता है, तब हमको निराशा हाथ लगती है, और वो सबसे कठिन चीज़ होती है ना, इस चीज़ को सामने वाले को एक्सप्लेन करना, उनके रिलेटिव को। तो एक चीज़ तो ये है कि हम कंडीशन देख के पहले मरीजों को समझा देते हैं कि भाई ये 50-50 चांस है, इवन या तो 10% चांस है, मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं हाँ, या पहले। तो 1% जी। चांस है। ये प्रयास मात्र है, समझ लो आप हमारे पास आ गए तो हम प्रयास कर रहे हैं, खाली जाने नहीं देंगे आपको। है ना? जो चीज़ है आपको, आप मुझे भी ना लगे कि यार मैंने प्रयास ही नहीं किया, तो वैसे ही मरने वाला करके हमने छोड़ दिया, तो मतलब ही नहीं है फिर मेरे उसका डॉक्टर होने का। और आपने भी कम से कम हॉस्पिटल में लाया, विश्वास करके लाया, तो आपको आपको भी मतलब एक है उम्मीद है, तो हम देखते हैं खरा कितने उतरते हैं। तो एक उसी की ही जंग रहती है, और सबसे ज़्यादा टेंशन ना सर्जरी में इसी चीज़ की रहती है। मतलब सक्सेस रहेगा, नहीं रहेगा, आएगा, नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा वो टेंशन होता है हर हार्ट सर्जन के। तो हमको तो ऐसा लगता है कि मरीज़ की जितनी हम लोग दवाई चलाते हैं ना, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, बीपी बढ़ाने के लिए, हमको लगता है उससे ज़्यादा हमारे शरीर में अच्छा, दौड़ते रहता है वो। ये बहुत स्ट्रेसफुल भी ये होता है होता सर, है, और हाँ, बहुत स्ट्रेसफुल उसी रहती है ये आपको चीज़ें। फिर ऑपरेट भी करना है। हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत चीज़ें रहती है। बैलेंस करके। जी, जी। सर, अब तक ये कितनी सर्जरीज़ आप कर चुके हैं अपने करियर में? मैं लगभग 6000 से ज़्यादा कर चुका और हूँ। इन 6000 से ज़्यादा सर्जरीज़ में क्या कोई ऐसा केस आपने देखा जिसमें हाँ, हाँ। मरीज़ का बचना बहुत नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था, 0.1% हम कह सकते हैं चांसेस थे, लेकिन हाँ। फिर कुछ मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया? बहुत हुए हैं। बहुत हुए। बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में आते हैं, मतलब ऐसे कंडीशन में आते हैं जिनका सर्वाइवल मुश्किल है। सबसे पहले ट्यूमर वाले ही रहते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, जो मेडिस्टिनल ट्यूमर है या कहीं का और ट्यूमर है ना? तो इन लोग ऐसा रहता है कि इतना फैल चुका रहता है कि उम्मीद ही नहीं रहती इन लोग को, तो वो बचे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने सही में भगवान ने बचाया। क्योंकि भाई हम लोग को तो कई बार ऐसा लगता है ना कि अब वापस छोड़ दो यार, इस सर्जरी को यहीं का यहीं छोड़ जी, दो। जी। लेकिन मन में एक विचार आता है, और विचार अब पॉजिटिव एनर्जी कहीं से आती है हमारे में, हम उस पॉजिटिव एनर्जी के आगे हम काम करते हैं, फिर सक्सेस मिलती है। ये बहुत अच्छा लगता है। और हुए हैं, बहुत हुए हैं ये चीज़ें, और इसलिए मैं भी मानता हूँ भगवान को कि एक सुप्रीम है जो हर चीज़ डिसाइड करते हैं, किसको ज़िंदा रखना है, किसको नहीं रखना है, एक सबका टाइम फिक्स है। हम एक माध्यम बिल्कुल, हैं। मतलब डॉक्टर्स भी भगवान पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मरीज़ तो डॉक्टर्स को ही भगवान बोलते हैं। लेकिन आप एक वो माध्यम मानते हैं। बिल्कुल, हम एक माध्यम मात्र गॉड हैं। जो है वो गाइड आपको करते हैं, गाइडेंस देते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। प्रॉपर। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल, एक सर, और जिस तरह से एक गोल्डन आवर एक टर्म यूज़ होता है कि जब भी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो अस्पताल बिल्कुल, जाने के समय तक उसे कुछ ऐसा प्रोसेस दे दिया जाए जिससे उसकी जान बच सके, अस्पताल पहुँचने तक सर्वाइवल उसका हो जाए। तो सर, किन बिल्कुल। विशेष बातों का ध्यान हमें इस गोल्डन आवर में रखना चाहिए? ठीक है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक बेसिकली हम सामान्यतः एडल्ट वाली बात करते हैं, जिसमें कि जो लोगों की जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है सडन, वो वाली हार्ट अटैक है ना, जिसमें कि पेशेंट को हल्का सा धीरे धीरे चेस्ट पेन होना चालू होता है, फिर उसके बाद अचानक से चेस्ट पेन बढ़ जाता है, और वो गंभीर स्थिति होनी चालू हो जाती है। और एक एक सामान्य मतलब जो 25 से लेके, मतलब जितने बुजुर्ग हैं, चेस्ट पेन हो रहा मतलब वो समझ जाना चाहिए कि वो हार्ट अटैक ही है ना। कोरोनरी, हम लोग सबसे ज़्यादा कोरोनरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज़ होती है ना, ब्लॉकेज, वो उसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एडल्ट लोगों में। तो हम ये बोलते हैं कि एक तो सबसे पहले आप शांत हो जाइए, है ना, रेस्ट, बिल्कुल काम। दूसरा, आप अपने सबसे पहले अपने रिश्तेदार फ्रेंड आप सामने में रखिए, और फटाफट इमरजेंसी तैयार करें, है ना, जिस हॉस्पिटल में जाना है, जहाँ जाना है, आप रेडी करें। दूसरा, आप खुद ड्राइव करते हुए ना जाए कभी भी, क्योंकि आपका जान खुद तो खतरे में रहेगा। आप कुछ होंगे तो दूसरी जगह आपकी गाड़ी चला रहे, आप कहीं दूसरी जगह ठोक दोगे, एक जान बचाने के चक्कर में और कई जान जा सकती है। दूसरा, तीसरा, यदि लग रहा है कि आपको है, मतलब बिल्कुल सस्पिशियस है, आपको हार्ट अटैक है, तो आप घर में आप एस्पिरिन की टैबलेट ले लीजिए, है ना, 300 मिलीग्राम की है, उसको बिल्कुल चबा के खा जाइए, कुछ नहीं होगा। क्लोपिडाग्रेल की एक टैबलेट आती है ना, उसको भी लगभग 300 मिलीग्राम आती है, उसको बिल्कुल दांत में चबाएं और खा जाएं। और एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम, ये बेसिक दवाई हम लोग बोलते हैं, है ना। और बहुत कुछ इससे फ़ायदा होते हैं, है ना। ये आप चबाएं, उसके बाद आप कंटिन्यू करते रहें ये चीज़, आप मतलब हॉस्पिटल पहुँचे घर में, क्योंकि ये हार्ट अटैक का इलाज घर में हो ही नहीं सकता,
है ना? अब अदरक खिला दो, जो खिला दो, कुछ नहीं होने वाला घरेलू है। नुस्खे इसमें काम नहीं करते हैं। हाँ, रेमेडीज़ भी काम नहीं करेंगे और ये भी मैं एस्प्रिन और क्लोपिडाग्रिल बोल रहा हूँ ना, एक हद तक ही काम करेगा, अदरवाइज़ जब तक हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तब तक किसी का वैल्यू नहीं है। खुद से लेकिन डॉक्टर एक बनने हाँ, का रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप हॉस्पिटल जाइए, आपको लगता है कि सस्पिशन है कि मेरे को गैस हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन गैस का दर्द अलग होता है, हार्ट का दर्द अलग हाँ होता है। सर, ये हाँ, कन्फ्यूज़न भी हाँ। होता है कि हाँ, एसिडिटी से हो रहा है कि हार्ट अटैक, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। कैसे डिफरेंशिएट कर वो सकते वो हैं? समझ आ जाता है कि हाँ, एसिडिटी के दर्द आपको बेसिकली इस लेवल में हो गया और ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा, बस लगेगा कि हल्का-हल्का भारीपन है, यहाँ गले में जलन हो रही है उसे। और हार्ट अटैक का जो पेन होगा ना, एक तो इधर रिफ़र होगा, मतलब लेफ्ट हैंड में या यहाँ पे होगा और पीछे बैक साइड में होगा, गले के पास होता है। फीमेल लोग को यहाँ पे होता है जनरली, यहाँ पे और ये पीछे वाले भाग में, फीमेल्स में थोड़ा-सा एटिपिकल होता है फीमेल्स का। तो और साथ में ये लगेगा पसीने भी आएँगे और एकदम अजीब-सा ऐसा लगेगा कि कुछ क्रशिंग टाइप का पेन, कुछ दबा रहा है चेस्ट के अंदर। ये बिल्कुल इंडिकेट हो जाता है कि ये क्या बोलते हैं, हार्ट का पेन है। और जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुँचिए, उसके बाद आपका इलाज चालू होगा। और हॉस्पिटल ऐसे चूज़ करें जिसमें कि आपके पास सुविधा हो कार्डियक की। ऐसे नहीं कि छोटे नर्सिंग होम में गए और उनके पास दवाई ही नहीं है। तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आपने टाइम घुमा दिया। तो आप मतलब आपको मतलब शहर में जानना पड़ेगा कि इसके पास हार्ट की सुविधा है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तुरंत। इमरजेंसी में कई बार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी तुरंत का तुरंत करना पड़ता है। इवन हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर्स 6 आवर्स की, लेकिन जितना हम 6 आवर का भी वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना आप लेट करते जाएंगे उतना आपके हार्ट का मसल डैमेज होते जाएगा और आप बच भी गए तो हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, जिसको हम लोग कार्डियक फेलियर बोलते हैं। बाद में फिर आप सांस लेने में तकलीफ, वो भी तकलीफ, ये सब होना चालू हो जाता है। इसलिए आप लगा थोड़ा सा भी वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, आपको डाउटफुल है, आप तुरंत किसी को पकड़ो साथ में और चले जाओ। एक ये सवाल है। यहाँ पर ये भी सर मन में आता है मेरे कि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सामने से बहुत तंदुरुस्त दिख रहा है, एकदम फिट दिख रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, लगातार जिम जाता है, लेकिन जिम में ही बिल्कुल। हार्ट अटैक आ जाता है, डेथ हो जाती है, सडन स्पॉट पे उसकी मौत हो जाती बिल्कुल, है। आपने बिल्कुल सही बोला। शरीर के जो तंदुरुस्त दिखना और हार्ट के तंदुरुस्ती से बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर, दोनों में मैच नहीं होता, है ना? क्योंकि शरीर की तंदुरुस्ती मतलब मसल, जी। एक मसल की मसल में कितना पावर है, क्या है, वो डिपेंड करता है। और कार्डियक में ये है कि आपकी कार्डियक में 2-3 चीज़ें वो करती है। आपकी यदि फैमिली हिस्ट्री है, जिसके फैमिली में मतलब जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, भाई, माता, पिता, है ना? जिनको हार्ट अटैक में जिनके मृत्यु हुई है, उनके फैमिली में ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो इसलिए कि बहुत सारी जो जेनेटिक रहती है ना, हाइपर कोलेस्टेमिया और हाइपर ट्राइग्लिसरीडमिया, उसके फैमिली में चलते आती है। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि कई बार वो 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक होगा, वो इसी फैमिलियल, जी, वो जी। फैमिलियल ही है, इसी कारण। जो फैमिली मतलब जिनके फैमिली में उसको उसको ध्यान रखना ही चाहिए। तीसरा, आपको ना बीच-बीच में आपको मतलब बचने का तरीका बता रहा हूँ बेसिकली मैं, है ना? जो अपन जिम में जो होता है ना, उसके 2-3 कारण होते हैं, जो सडन जो डेथ होती है। वो कि आप ईसीजी करवा लीजिए। ईसीजी में क्या पता चलता है, कई बार हमारी जो इलेक्ट्रिक जो जनरेशन होता है ना हार्ट के अंदर, जो उसको पेसमेकर बोलते हैं, और एसए नोड, फिर इसके बीच एक सर्किट चलती है, रिदम चलती है। कई बार ये रिदम में गड़बड़ी होती है ना? जिसके कारण कि हार्ट में थोड़ा-सा भी हार्ट रेट बढ़ा तो वो फिब्रिलेशन हो जाता है। फिब्रिलेशन मतलब हार्ट ऐसे-ऐसे चलता है, बिल्कुल रिदम, अचानक रिदम बदली, मतलब धक, 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 धक ये होता है, फिर वो हार्ट पंप करना छोड़ देता है, मतलब वहीं पे अटैक आ गया। मतलब उसका कारण देखो, मतलब नस में ब्लॉकेज नहीं था, इसका अलग कारण था इलेक्ट्रिकल। एक होता है दूसरा, वास्तव में नसों में जो ब्लॉकेज होती है हार्ट की, वो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होती है, तो क्या होता है कि आप स्लो स्लो आप जिस समय जिम करते हैं कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप जिस दिन विगरस जिम किए एकदम तेज़ वाला, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ी, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, है ना? तो इनसे क्या होता है कि जो पहले से जो नैरो हो चुकी है, सिकुड़ी हुई जो नसें रहती कोरोनरी, उसमें फ्लो गया नहीं, हार्ट को ब्लड नहीं मिला, और ब्लड में एकदम अचानक से एरिदमिया, मतलब धड़कन बदल गई और अचानक आपको हार्ट अटैक आ गया। ये हो गया। तीसरा चीज़ होता है कि जनरली जो एथलीट्स में होता है, आप लोग देखे होंगे, एथलीट्स हमेशा दौड़ते रहता है, अचानक अचानक वो डेथ हो गई। भाई ये तो कितना खेल खेला है यार, तो मैं तो हर रोज बैडमिंटन खेलता था, कैसे हो गया? तो उसके भी कारण है जनरली कि एक एक वो होता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हम लोग जनरली बोलते हैं एचओसीएम। और ये जन्म से होता है ना, ये अचानक बीच में डेवलप नहीं होता, ये जन्म से होता है। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे एक्सर्शन होता है या हार्ट रेट बढ़ती है, तो जो हार्ट से जो पूरे शरीर में जो ब्लड जाती है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड जाती है ना, वो जो रास्ता होता है ना, सिकुड़ जाते हैं आपके स्ट्रेस में, हार्ट रेट बढ़ने से रुकी, मतलब सिकुड़ा ना ही, मतलब ब्लड गया नहीं कोरोनरी में, अचानक हार्ट अटैक। ये सबसे बड़ा कारण है यंग लोगों में, यंग एथलीट्स में,
हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और वैसे ही है वाल्व डिजीज़ होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह, ये सब भी हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। तो अब इससे हम ये मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर अलग दिख रहा है और हार्ट कुछ अलग हार्ट है। हेल्थ अलग है। हार्ट रेट अलग है। तो उसी के लिए हम जब भी बोलते हैं ना जिम में, तो जिम में कम से कम 3 चीज़ करा के जाइए, 4 चीज़। एक तो ईसीजी करवा लीजिए, तो उससे समझ आ गया कि आपके जन्मजात कोई ईसीजी में खराबी तो नहीं है, जन्मजात। जैसे कि आपका हार्ट रेट बढ़ा और आपको हार्ट अटैक आ गया। दूसरा इको, इको से समझ आ जाए कि आपके वाल्व कैसे हैं, है ना? आपका हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, या कई बार दिल में छेद होने के कारण आप तेज़ी से दौड़ते हैं तो भी हार्ट अटैक हो जाता है। और चौथा होता है टीएमटी। यदि आप 25 या 30 के बाद जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो टीएमटी में क्या पता चलता है कि जो जिम में आप दौड़ेंगे वही चीज़ आपको टीएमटी में दौड़ाते हैं और ईसीजी लेते हैं। यदि लगा कि हार्ट नसों में यदि ब्लॉकेज वगैरह है तो फिर वो पता चल जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट इसे कह सकते हैं। हाँ, हाँ, ये वही चीज़ है, ट्रेडमिल टेस्ट है, टीएमटी बोलते हैं इसको। तो एक अनुमान लग जाता है, लेकिन वो भी 100% सिक्योर नहीं होता ना, 50% या 60% ये सही बता पाता है। और एक है जनरली हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट करवा के जाना बोलते हैं, क्रिएटिनिन, क्योंकि जिम करने के बाद ना क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मसल की एक्सरसाइज होती है ना, क्रिएटिनिन ज़्यादा वो होता है, बनता है, और कई बार किडनी फेलियर के चांस होते हैं, ये चीज़। और ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अपन को बेसिक करवा लेना चाहिए। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, सारे जिम में स्पेशली रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में और बस स्टैंड में एक वो होता है AIED, है ना? वो होता है कि ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं उसको, जो आपने देखा होगा ना हमारे जो हॉस्पिटल में होता है। जैसे कि हाँ, वो हो गया, क्या बोलते हैं, हार्ट फिब्रिलेट हो जाता, मतलब अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक हार्ट बंद हो जाती है ना। तो आप कितना भी पंप कर लो, पंपिंग कर लो, जब तक कि आप उसको वो नहीं देंगे शॉक, डीसी शॉक, वो हार्ट रिवाइव नहीं होता। और ऐसे में यदि आप क्या बोलते हैं, शॉक यदि किसी को मिल जाए, है ना, इसलिए आजकल हर जगह आपने देखा होगा कि सीपीआर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जगह जगह सीपीआर की ट्रेनिंग मिलती है कि आप कम से कम सीखो तो सही। आप 50% लोगों को बचा लोगे, वही बहुत है ये चीज़ें। तो सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। AIED मतलब जो डिफिब्रिलेटर होता है ना, मतलब सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए जिम के लिए, स्पेशली जब लाइसेंस, जिम को तभी लाइसेंस मिले जब तक आपके पास डीफेब नहीं है, डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो चीज़। और अब आप राजू श्रीवास्तव वाली जानते होंगे जी, ना, जी, हमारे एक राजू बहुत बड़े हास्य श्रीवास्तव। कलाकार थे बेचारे, वो भी जिम में गए, हाँ, उस समय यदि उनको डीफेब मिलता तो बच जाते चीज़ वो। अलग थी, चीज़ ही अलग थी, हुँ, एक चांस थी, बच जाते। अब तो वो नहीं बोल सकता, लेकिन एक चांस था। आप कितना भी, मैं बताया ना अभी भी, आप कितना भी चेस्ट कंप्रेशन कर लो, सीपीआर कर लो, डीफेब नहीं मिला ना, मतलब आपका उसमें आउटपुट नहीं आएगा। और ये हर लोगों को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, बस चेस्ट में रखना है, अपने आप काम कर लेता है ये चीज़। लेकिन इसकी जानकारी सही होनी बिल्कुल चाहिए, जानकारी ज़रूर, अवेयरनेस ज़रूरी अवेयरनेस है इस ज़रूरी चीज़ है। के। हाँ। सर तो जी, हमारे जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो एक हेल्दी हार्ट के लिए किस तरह से वो अवेयर हो सकते हैं? एट लास्ट क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? अ, 2 टाइप का देना चाहता हूँ। एक तो जो बड़े लोग हैं, है ना? जो एडल्ट लोग हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी जिम में जाते हैं, है ना? या लगा कि आपने कोई वीडियो देख ली, कुछ देख ली, अब आपको थोड़ा जोश आ गया ना, मेरे को तो अब दौड़ना है यार, जिम जाना है, मोटिवेशन आ तो आप, जाता है। हाँ, तो आप सडन ना चालू करें, है ना? बिल्कुल रेगुलर सबसे पहले अपना चेकअप करवा लें, जो बताया था, ईसीजी, टीएमटी, इको, है ना? और कुछ प्रोफाइल्स, वो। दूसरा, जाएँ तो सडन ना जाएँ, स्लोली आप वो करें, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएँ। तीसरा, आप ना बगल वाले क्या कर रहे हैं उसमें मत जाएँ, है ना? कंपैरिज़न बगल ना वाला करें। देख रहा है कि 25 की स्पीड में दौड़ रहा है, आप भी दौड़ लिया यार। अब क्योंकि आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है, दोनों का टॉलरेंस लेवल अलग है। कई आप देखे होंगे, कई एक व्यक्ति एक ही टेम्परेचर में खड़े, एक को ठंडी लगती है, एक को नहीं लगती। तो सबकी बॉडी अलग बनी है, भगवान ने सबको अलग बनाया। एक के में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, एक के में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, खाना वही खाएँगे। अब देखना, आप एक ही फैमिली में 2 चीज़ मिलेंगे, एक का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक का बिल्कुल नॉर्मल है। एक बच्चा भयंकर स्पीड दौड़ता है, एक नहीं दौड़ पाता, मतलब बॉडी अलग है। तो आप कभी कभी कंपैरिज़न ना करें। कंपटीशन मत करें दूसरे से, अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करें, फीवर में ना करें, बिल्कुल बुखार-वुखार होती है तो बॉडी को बिल्कुल रेस्ट सर्दी चाहिए। जुकाम बुखार में नहीं हाँ, हाँ, करना हाँ, चाहिए। कई लोग ऐसा रहता है, अरे 2-4 जिम करूँगा यार, ठीक हो जाएगा, सर्दी बुखार, कुछ लोग रहते हैं ऐसा, तो वो भी बड़ा नुकसानदेह, 2 तरीके से नुकसान करता है। हार्ट रेट वैसी बढ़ी रहती है, क्या बोलते हैं, फीवर में आपने और हार्ट रेट बढ़ा दिया तो हार्ट फिब्रिलेट हो जाता है, हार्ट की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, तीसरा। और वो हो गया। और मतलब, और कोशिश करें जिस जिम में जा रहे हैं, आप उनके ओनर को बोलें कि डीफैब मशीन ज़रूर रखें, किसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई, और उसका यूज़ करना जाए। ये हो गया एक यंग एडल्ट के लिए।
जनरली आपने देखा होगा कि कई बार छोट पार्टी हो रही है तो उसमें लोग अचानक, इवन कोई लोग ड्रिंक लेते हैं तब भी, ड्रिंक करके डांस कर रहे हैं तो भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। जो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं उनका भी हो जाता है। इवन इवन महिलाओं को आप देखेंगे भाषण देते देते अचानक गिर गई होगी। अब लोग समझ भी नहीं सकते कि महिला को किसी को हार्ट अटैक आएगा। तो दोनों के कारण में अंतर है ना, एक महिला और एक जो पुरुष है। महिला को जनरली क्या होता है कि एक एजिटेशन, जिसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के बाद फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये मतलब हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो वो उसका कारण जो गिरी है ना, हार्ट रेट बढ़ने के कारण महिला, वो यदि आप उसको ना सही समय में डीसी शाक दे दिए, अभी बताया था ना, डीसी शाक मिल के जो झटके देते हैं ना, तुरंत रिवाइव हो जाएगी। बिल्कुल, है ना? सीपीआर सीपीआर और डीसी शाक, हाँ, क्योंकि उनका कारण सिर्फ रिदम के कंट्रोल नहीं होने से ही हुआ है उसका, जो हार्ट अटैक आया। और एक जो बोलते हैं कि अपन उस वहाँ पे कि पार्टी के समय जो डांस वांस कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, उनको खुद को समझ नहीं आता कि वो थक रहे हैं। फिर ऑलरेडी हार्ट पहले से वो रहता है, क्या बोलते हैं, डिजीज़ रहती है। कोरोनरी जो जो नसें होती है, कोरोनरी आर्टरी, वो आधा मतलब 70-75% ब्लॉकेज, और आपने डांस किया किया, हार्ट रेट बढ़ी, हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल, हाँ, उसके बाद इन्फ्लुएंस नहीं, इवन नॉन अल्कोहल, अल्कोहल वाले में ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना? और एक नॉन अल्कोहलिक लोग भी ये हो सकते हैं। तो वही है कि यदि ऐसे कंडीशन होए तो अगेन डीसी शॉक, देन सीपीआर और डायरेक्ट हॉस्पिटल। और मैं आपको वही दोनों चीज़ बताया कि एक जो मतलब एडल्ट है, मतलब 40-50-60 साल का है जिसको हार्ट अटैक आया, एक महिला है, दोनों में अंतर है उसमें, यंग महिला में। एक को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण हुआ, एक को कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण हुआ, और दोनों का मैनेजमेंट अलग है। बस वही पहचानना है। और बिल्कुल, और ऐसे लोगों का सर्वाइवल ज़्यादा चांसेस है कि इनके, जो अचानक जो गिरते हैं ना, जैसे आपने अब भी बताया मैंने, कोई लेडी थी भाषण दे रही थी, अचानक हार्ट अटैक से गिर गई, मतलब वो लोग हार्ट अटैक ही बोलते हैं सामान्य भाषा में, उससे गिर गई, तो वो उसके चांस बचने के ज़्यादा चांस है, बस डीसी शाक मिल जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी अपने जैसे थी पहले, है ना? और एक एडल्ट को हो सकता है बाईपास या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े, ये चीज़ है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, अवेयरनेस करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा चीज़, घर में डॉक्टर बनने की कोशिश ना करेंगे। अदरक खिलाएं, अटैक आने के बाद अदरक, कुछ लोग लहसुन खिलाते हैं, कुछ लोग मतलब वेट करते रहते हैं कि वो इनो पी लें, वो गैस की दवाई खा लें। इसमें टाइम वेस्ट ना करें। वो डॉक्टर पास जाएं, वो अपना चेक करते रहेंगे, एंजाइम टेस्ट करते हैं, ईसीजी कर, कई बार ईसीजी भी करते हैं, तो ईसीजी में कई बार वो पॉजिटिव नहीं निकलता, तो हमको एंजाइम टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, तो उसमें देखना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। दूसरा, खान पान में आप सावधानी बरतें। सावधानी मतलब सबसे मेन चीज़ है स्मोकिंग। न लोग बीमारी ना होते हुए ना बीमारी पालते हैं, है जानबूझकर। ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मोकिंग जो निकोटीन है, वो बहुत बड़ा किलर है। मतलब कोरोनरी किलर बोलते हैं उसको। सिर्फ कोरोनरी का नहीं करता, वो तो हार्ट अटैक करता ही है। जो ब्रेन की जो नस जाती है उसको भी नसें सिकोड़ देती है, तो भी क्या होता है, स्ट्रोक होता है। आप देखेंगे लकवा, हाँ, है ना, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है उनकी, पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। तीसरा, जो हाथ पैर की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको हम लोग पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं। पैरों में गैंग्रीन वगैरह होता है ना, पैर कटने की नौबत। आज मेरे पास मतलब हफ्ते में कम से कम 12 से 15 केस आते हैं जिसके हाथ पैर काटने की ज़रूरत पड़ती है। गैंग्रीन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ गुड़ाखू महिलाएं जो करती हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हाथ पैर तक फैल जाता है इसका असर। हाँ, फैल जाता है, काटना पड़ता है। तो आप देखे होंगे कि ये सर्जरी करके बचा लिया, लेकिन एक लिमिट होती है, समय होता है। उस समय सीमा में आगे तो आपकी सर्जरी होगी तो बच गए, नहीं तो पैर पूरा काला, सीधा काटना ही पड़ता है। वो और बहुत सारे लोग को ये नहीं पता रहता, अरे इससे होता है क्या, ऐसा बीमारी बोलते हैं। जब मैं मरीजों को बोलता हूँ ना कि आप यार इसके कारण हुई है, जी, जी, जी। तो इतना वो खतरनाक सबसे है बड़ी वो चीज़ है। निकोटीन। हाँ हाँ। और लोग अब अफ़सोस की बात है कि बड़े-बड़े जो हमारे जो वो हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, लोग इसको बढ़ावा देते हैं, खाइए गुटखा। गुटखा मतलब सबसे बड़ा जानलेवा होता है हार्ट और उसके लिए, हमारे खून की नसों के लिए, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और जो स्ट्रोक, सिर्फ गुटखा इतना खतरनाक होता है गुटखा। खतरनाक है ना? तो भाई वही रिक्वेस्ट करता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जो जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, क्योंकि जो एक्टर बोलते हैं ना, बड़ा आदमी बोलता है ना, उसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यदि वो बोल देना, है ना, अपने चंद पैसे के लालच को छोड़ के कि ना खाएं, तो बिल्कुल समाज सुधर जाएगा। मतलब ये कम से कम जो आप बीमारी जिसको ले रहे हो, जिसको बीमारी नहीं है, आप ज़बरदस्ती में बीमारी ले रहे हो, वो चीज़। मतलब ये बहुत ताज्जुब की बात है कि गुटखा भले आप ज़बान से चबाते हैं, लेकिन वो आपके हाथ पैर को डैमेज करता है, काटने की नौबत आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को लगता है कि गुटखे से सिर्फ मुंह का कैंसर होता है। हाँ, ये एक धारणा है। मुंह का कैंसर कम दिखाई देता है, हार्ट में पहले दिखाई देता है वो,
है ना, हार्ट की नसें बंद क्योंकि हो जा गई। तो वो शरीर के अंदर ही रहा है मुंह के माध्यम से। नहीं, नहीं, मुँह में गया मतलब एक तो लोकल जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो माउथ का कैंसर करता है ना? और उसके बाद जो उसका निकोटिन इफ़ेक्ट है, वो नसों को सिकोड़ देता है वही परमानेंटली। क्योंकि मुंह से आप कंज्यूम कर रहे हाँ, हैं हाँ, पूरे हाँ, बॉडी बस में ही बस जा रहा है वो एब्ज़ॉर्ब हो तो। जाता है, मुँह से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। महिलाओं को लगता है कि गुड़ाखु तो कर रहे हैं, उससे थोड़ी न कुछ होगा बीमारी, लेकिन पूरा खेल हो जाता है उसमें। वही चीज़ है। और बीड़ी और सिगरेट से तो वो है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ़ फेफड़े का कैंसर होता है। बीड़ी सिगरेट में जो निकोटिन होता है, जो टार बनते हैं ना, हाईली वो होते हैं कार्सिनोजेनिक। एक तो लंग के लिए हो गया, एक मुँह के लिए हो गया, तीसरा जो उसका निकोटिन है वही बताया था, नसों को फिर से सिकोड़ देता है, फिर लकवा के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस और हाथ-पैर के गैंग्रीन होने के चांसेस। ये चीज़ है। और तीसरा, यदि आपको कोई बीमारी है, क्या बोलते हैं शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी, आप उसको नियंत्रित रखें। ऐसा नहीं कि आपको किसी को डायबिटीज़ हो गया, मतलब उनको हार्ट अटैक होना है या फिर दिल की बीमारी होगी, वो नहीं है। आपने कंट्रोल कर रखा ना यदि शुगर को, चाहे कैसे भी करो आप, चाहे एक्सरसाइज के करके करो या दवाई खा के करो, मतलब आप करो। आपको लिटरली आपको आपकी लाइफ सेम वैसी हो जाएगी जैसे कि जिसको नहीं है। नॉन डायबिटिक है। बस कंट्रोल ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल बहुत मैटर करती है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थायराइड है, आप थायराइड को कंट्रोल रखें, हाइपोथायरायडिज़्म ना रहे, है ना? ना हाइपर हाइपर रहे, वो हो गई। और रेगुलर एक्सरसाइज़ बहुत मतलब रखता है। भले आपको लोग रिसर्च करते हैं कि इससे एवरेज लाइफ़ बढ़ जाती है। अब लाइफ़ बढ़े ना बढ़े, लेकिन जितनी लाइफ़ है आपकी, वो अच्छे से रहती है। क्वालिटी लाइफ़ होती है। आपको मसल मसल मास आपको दिखेगा शरीर में, आप जल्दी थकोगे नहीं, है ना? आप एक्टिव रहोगे। ये सब मतलब एक क्वालिटी दिखेगी आपको। तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल लोग वो बोलते हैं ना कि खाना चाहिए, सही में बिल्कुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल सैलड्स वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, रफेज होता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपको एक्टिव रखते हैं। और इनडायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ आपके बहुत सारी चीज़ों को, हार्ट की चीज़ों को, मतलब बीमारी होने से बचाते हैं। लीवर के, हार्ट के और किडनी के, मतलब सारी चीज़ें ये है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा हार्ट आप रखेंगे तो कभी आपको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ती है तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा भी आप अपने मरीज़ को लेकर के जा सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर कृष्णकांत साहू जी थे इस पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके, ओके। थैंक यू। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।